ज्योग्राफी क्लास 10th के चैप्टर 4 जिसमें हम एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे हैं उसका लेक्चर सेकंड है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट चैप्टर को देखें जिसमें हमने फूड क्रॉप और एग्रीकल्चर के टाइप की चर्चा की है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नॉन फूड क्रॉप्स की चर्चा कर रहे होंगे, गैर खाद्य फसलें। नॉन फूड क्रॉप क्या होती है इस बात को समझेंगे। नॉन फूड क्रॉप गैर खाद्य फसलें वो फसलें होती हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते लेकिन इनका यूज ह्यूमन लाइफ में बड़े पैमाने पर किया जाता है। सबसे पहली नॉन फूड क्रॉप जो है वो आपको देखने को मिलेगी रबर। इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल क्रॉप का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इक्वेटोरियल क्रॉप अगर आपको समझना है तो ये मान लीजिए कि ग्लोब है और इस ग्लोब के अंदर जो बीच में एक जो इमेजिनरी लाइन खींची गई है, काल्पनिक रेखा खींची गई जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है NF, नीचे वाला हिस्सा SF साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। और पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली इस रेखा को इक्वेटर लाइन कहा जाता है। तो इसी के आसपास जो भी खेती की जाएगी उसे हम इक्वेटर के नाम से जाने जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इस प्रकार समझिए आप कलर चेंज करके कि यहाँ पर जो भी खेती की जाएगी, इस इलाके में जो भी खेती आपको देखने को मिलेगी उस खेती को हम कहेंगे कि वो जो खेती इन इलाकों में हो रही है उसी खेती को हम इक्वेटोरियल क्रॉप के नाम से जाने जाएंगे। तो पहली इक्वेटोरियल क्रॉप आपकी रबर है। रबर इम्पोर्टेंट इक्वेटोरियल क्रॉप है। साथ ही इसमें हम देखेंगे स्पेशल कंडीशन इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, यानी केवल इक्वेटर में सबसे ज़्यादा होती है लेकिन इसके साथ ही ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कहने का अर्थ ये है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच में लाइन ऑफ कैंसर लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सीधी पड़ती है। टेम्परेचर की बात करें तो इसके लिए 25 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है या उससे थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी कमरे के तापमान पर रबर का उत्पादन किया जा सकता है। रेनफॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। ह्यूमिडिटी होना चाहिए यानी नमी होनी चाहिए, मिट्टी गीली होना चाहिए। अगर बात की जाए उत्पादन की तो कौन कौन से राज्यों में इनका उत्पादन होता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गारो हिल्स कौन सी जगह, गारो घासी जयंती या तीनों हिल्स मेघालय में, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर आप मैप के माध्यम से समझ सकते हो कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रबर 2010 और 2011। नेचुरल जो रबर है उसका कंजम्पशन कहाँ किया जाता है, पेड़ से रबर को प्राप्त किया जाता है। 62% जो रबर है वो ऑटो टायर एंड ट्यूब यानी टायर और ट्यूब को बनाने में खर्च हो जाती है। सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर रबर का कंजम्पशन कहीं होता है तो वो टायर और ट्यूब को बनाने में हो रहा है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा कंजम्पशन अगर किसी क्षेत्र में हो रहा है तो साइकिल टायर एंड ट्यूब में हो रहा है। ऑटो टायर और ट्यूब का मतलब ये होता है कि जो 4 पहिया वाहन है उनके लिए यूज रहा है, फिर 2 पहिया वाले वाहनों के लिए यूज हो रहा है, साइकिल मोटरसाइकिल। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर फुटवेयर यानी जूते चप्पल वगैरह बनाने में इसका यूज हो रहा है। तो इसकी चर्चा हमने की थी, ये आपको समझ में आ गया होगा नॉन फूड क्रॉप में रबर। इसके बाद हम बात करेंगे फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनसे हमें फाइबर की प्राप्ति होती है। फाइबर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर वो नेचुरली हो, दोनों दृष्टियों से फाइबर इम्पोर्टेंट होते हैं। फाइबर क्रॉप के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, इसके अंतर्गत आने वाली मुख्य रूप से जो फसलें हैं उनमें आप देखोगे कि जूट है, कॉटन, हेम्प, नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। भारत में उगने वाली 4 मेजर फाइबर क्रॉप के नाम याद रखना है। नंबर 1 कॉटन, नंबर 2 जूट, नंबर 3 हेम्प, नंबर 4 नेचुरल सिल्क। सिल्क एक सिल्क बॉम यानी कीड़ा होता है जिससे सिल्क को प्राप्त किया जाता है, जिसे हम सिल्क बॉम के नाम से जानते हैं। इससे हमें सिल्क प्राप्त होता है। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज द सेरीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स में या 1 वर्ष में आ सकता है, फिर आपको मैचिंग में पूछ लिया जा सकता है, MCQ में भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज सेरीकल्चर। सिल्क का उत्पादन करना सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। खेती यानी फसलों का उत्पादन करना एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है।
फूड का उत्पादन करना हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग कल्चर होते हैं। कॉटन की अगर बात की जाए, इम्पोर्टेंट क्रॉप है अगेन कॉटन। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का जो पौधा है वो भारत की देन है। जैसे अगर आलू की बात करें तो आलू भारतीय पौधा नहीं है, आलू भारत की सब्जी नहीं है। आलू जो है पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे। लेकिन कॉटन की बात करें तो इंडिया का खुद का ही। जैसे चीन की अगर चाय की बात की जाए तो चाय जो है वो चीन का ओरिजिनल पौधा है, चीन से आया, भारत की देन नहीं है। उसी प्रकार कॉटन भारत का है, इंडिया का है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, यानी कपड़ों की जो इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कॉटन। इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन आफ्टर चाइना। सबसे ज़्यादा चाइना में कॉटन का उत्पादन होता है, उसके कॉटन मीन्स कपास, रुई। उसके बाद सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन होता है। भारत कॉटन के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। और यहाँ पर आप देखोगे कि द ब्लैक सॉइल, जो उपयोगी मिट्टी होती है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द दक्कन, यानी जो साउथ इंडिया में दक्कन प्लेटू, वहाँ पर कॉटन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 1860 में यहाँ पर 1860 में यहाँ पर दंगे भी हो गए थे, जिन्हें हम दक्कन के दंगों के नाम से जाना जाता है। तो कॉटन के प्रोडक्शन को लेकर हुए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम कॉटन के उचित आपको दाम देंगे। लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ों ने उचित दाम नहीं दिए तो फिर इसको लेकर दंगे हो गए। अब बात करेंगे जूट की, इम्पोर्टेंट क्रॉप है जूट। हम बात कर रहे हैं अभी कौन सी, नॉन फूड क्रॉप, यानी जिनका यूज हम करते हैं और इन्हें खाते नहीं हैं। इट इज़ नॉन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्डन फाइबर। जूट ग्रोन एज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन द फूड फ्लड प्लेन वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। यानी जो कि आपको बताया था, ऐसी मिट्टी जहाँ पर ज़मीन हर साल रिन्यू हो जाती हुई, नई बन जाती हुई, इसी सॉइल को हम बोलते हैं खादर भूमि, खादर मिट्टी। तो खादर सॉइल में इसका निर्माण और उसका उत्पादन होता है जूट। इसे हम गोल्डन फाइबर के भी नाम से जानते हैं। जो इम्पोर्टेंट है कि गोल्डन फाइबर के नाम से कैसे जानते हैं, तो गोल्डन फाइबर के नाम से हम जानते हैं जूट को। जूट की अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा, मेघालय, इन राज्यों में जूट का उत्पादन बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भारत में क्या किए गए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आई। इसको पता, पहले हल और बखल से खेती होती थी, लेकिन भारत में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई। कुछ टेक्नोलॉजी हमने विदेशों से खरीदी। देखो यहाँ पर सीडरल है, ट्रैक्टर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग मशीनों को हमने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास किया, अलग अलग मशीनें भारत में लेके आए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो समझनी है कि कृषि के क्षेत्र में भारत में बड़े पैमाने पर जो सुधार हुए वो 1960 एंड 1917 डिकेड्स, यानी 1970 और 1960 के दशक में हुए। उस समय इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का श्रेय दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री को, और बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे आगे बढ़ाया। और भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में बड़े पैमाने पर गेहूं और चावल का उत्पादन हुआ। उत्तर भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी सेंट्रल इंडिया में बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। और देश जो भूखे के कारण मर रहा था, आपने देखा कि बंगाल में अकाल पड़ा था और लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। उन सभी लोगों की भुखमरी की समस्याएँ दूर हो गई। भारत जो कि अमेरिका से गेहूं खरीदता था खाने के लिए, यहाँ पर इतना भी गेहूं पैदा नहीं होता था। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के प्रभाव के कारण क्या होगा कि हम खाद्यान्न उत्पादन स्पेशली वीट एंड राइस में आत्मनिर्भर हो गए, सेल्फ रिलायंट हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। अगर वाइट रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो दूध का कलर वाइट होता है, इसे वाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसका प्रोग्राम गुजरात में शुरू किया गया था। और वर्गीज कुरियन, इसका नाम आपको याद रखना है, इन्हें फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना था। दूध क्रांति का या दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने गुजरात में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, और ये प्रोग्राम 1980 और 1990 के डिकेड्स में स्टार्ट किया गया था, जिसने भारत को दुग्ध के प्रोडक्शन और कंजम्पशन में नंबर बना दिया गया। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत में होता है, और खपत भी सबसे ज़्यादा भारत में होती है। तो ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है।
अब बात करेंगे भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन, ग्राम दान आंदोलन एक इम्पोर्टेंट आंदोलन है जो महात्मा गांधी के शिष्य रहे विनोबा भावे ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी के शिष्य के रूप में इन्हें जाना जाता है। महात्मा गांधी के शिष्य हुआ करते थे विनोबा भावे। इन्होंने इस आंदोलन को पर्टिकुलरली स्टार्ट किया था, विनोबा भावे। एज ए स्पिरिचुअल हेयर ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह। इन्होंने भारत के महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में भाग लिया था। और ग्राम स्वराज्य, गांधी के जो कंसेप्ट है ग्राम स्वराज्य, इसे उन्होंने धारण किया। आफ्टर द गांधी जी मैट्रीडॉम विनोबा भावे अंडरटुक द पद यात्रा। इन्होंने पूरे देश की पद यात्रा की, यानी पद का मतलब होता पैर यात्रा करना, यानी पैदल यात्रा की पूरे देश में। और लोगों से अपील की कि जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा भूमि है, एक्स्ट्रा ज़मीन है, एक्स्ट्रा गांव हैं, जिन सामंतों के पास, जिन उद्योगपतियों के पास, जिन राजाओं के पास, वो गरीब लोगों को दान कर दें। इसलिए इसका नाम रखा गया भूदान आंदोलन। भू का मतलब होता है ज़मीन, आंदोलन का मतलब है एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें भूमि को अमीर व्यक्तियों से लेकर के, छीन करके नहीं, उनसे रिक्वेस्ट कर करके गरीब व्यक्तियों को दान कर देना, इसे भूदान आंदोलन कहा जाता है। आपको पता है कि इंडिया कैसा देश है। इंडिया एक ऐसा देश है कि यहाँ लोग फटे पैसे जो होते हैं उसे मंदिर में चढ़ा देते हैं, अच्छे पैसे जेब में रख लेते हैं। तो इसी प्रकार भूदान आंदोलन में भी यही हुआ कि जिन लोगों ने भूदान किया या फिर जिन लोगों ने ग्राम दान किया, उन लोगों ने ऐसी भूमि दान कर दी। कुछ लोगों ने जेन्युइन किया, ऐसा नहीं कि पूरा ही फ्रॉड था। कुछ लोगों ने जेन्युइन काम किया, पुण्य का काम किया कि अच्छी भूमि दान की जिससे गरीबों का भला हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि बंजर ज़मीन दान कर दी जिस पर कि एक पौधा भी नहीं उगाया जा सकता। इस प्रकार जो है कि आंशिक रूप से ही भारत में भूदान आंदोलन सफल हो पाया है। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं वो KCC, इसे बोला जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। एक ऐसा कार्ड होता है जिससे किसान अगर बैंक में जाएगा तो बैंक में कम बैंक रेट पर, कम ब्याज दर पर उसे आसानी से लोन मिल जाएगा और फिर वो अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसके साथ ही पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS चलाई जा रही है। ये स्कीमें आर द अदर स्कीम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। किसानों के कल्याण के लिए, किसानों की भलाई के लिए भारत सरकार ने इन दो योजनाओं को चलाया। पहली है KCC किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान को कम ब्याज दर पर, सस्ती ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। और PAIS यानी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी भारत सरकार चला रही है। तो भूदान आंदोलन मैंने आपको बताया कि ब्लड लेस रिवॉल्यूशन था, क्योंकि इसमें कोई खून नहीं बहाया गया। अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की जब हम चर्चा करते हैं, सिक्योरिटी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जो व्यक्ति खतरे में, उसे ही सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो खतरे में कौन से व्यक्ति? फूड सिक्योरिटी की बात की जाए तो फूड सिक्योरिटी के संबंध में इंडिया में सबसे पहले 2013 यानी 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, जिसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसमें व्यवस्था की गई कि भारत के जो गरीब लोग हैं, जो BPL कार्डधारी हैं और इनके पास खाद्यान्न पर्ची है, उन्हें 1 रुपये किलो गेहूँ और 2 रुपये किलो चावल, शुरुआत में 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल था, और 1 रुपये में जो है नमक की थैली दी जाएगी। और गरीब लोगों को फिर इसमें क्या होगा, दीनदयाल उपाध्याय गरीब कल्याण योजना लॉन्च की कोरोना काल में भारत सरकार ने। और अब बिल्कुल गेहूँ चावल दोनों चीज़ें फ्री कर दी गई हैं और गेहूँ PDS के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान बनाई जाती है और उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से आप अपनी राशन की पर्ची लेकर जाइए, वहाँ पर आप अपनी पर्ची कटाइए और आपको जितने मेंबर हैं हर एक मेंबर पर 5 किलो मिलेगा। सपोज दैट आपके घर में 5 लोग हैं और एक व्यक्ति को 5 किलो मिलेगा, तो आपको 25 किलो खाद्यान्न मिल जाएगा, जिसमें गेहूँ चावल होंगे और एक नमक की थैली होगी। तो ये था फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसमें साथ ही बफर स्टॉक भी बनाया जाता है। बफर स्टॉक का मतलब भारत सरकार जो किसानों का अतिरिक्त उत्पादन उसे खरीद लेती है और उसे गोडाउन में रख लेती है और बाद में फिर उचित मूल्य के माध्यम से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये फूड सिक्योरिटी थी, जिसके अंतर्गत भारत के हर व्यक्ति को दिया जाता है। फूड सिक्योरिटी निर्धारित करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? FCI। क्या नाम है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI इसे PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो ये सारी चीज़ें आपको 9th क्लास में भी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं,
MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? वह प्राइस होता है जिस कीमत पर अगर बाज़ार में कोई वस्तु है, यानी वस्तु का मतलब है किसान का कोई प्रोडक्ट है, वो बाज़ार में या मंडी में बेचने जा रहा है, अगर कोई मंडी में ख़रीदारों से नहीं मिलता तो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान के गेहूं, चावल, दाल, अनाज, बाजरा इन चीज़ों को खरीद लेती है। इसे ही MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको समझ में आ गया होगा। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, आप सब समझदार हैं। और एग्रीकल्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसने बाउंड्री या सीमाओं के बंधन को समाप्त कर दिया गया। पॉलिटी का, कल्चर का, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का आदान प्रदान दो देशों के बीच होता है, तो ऐसे कल्चर को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ऐसी व्यवस्था को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वर्ल्ड फूड डे इम्पोर्टेंट अगेन डे कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ताकि विश्व खाद्य दिवस, ताकि हर एक व्यक्ति को जो दुनिया में है उसे खाद्यान्न मिल सके। अब एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक बड़े एरिया पर सिंगल क्रॉप पैदा की जाती, ऐसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? क्या शिफ्टिंग कल्चर कहते हैं, या प्लांटेशन कल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, इंटेंसिव कल्चर कहते हैं। फिर से समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक बड़े क्षेत्र पर एक ही खेती की जाती है, बड़ा क्षेत्र है लेकिन एक ही खेती करेंगे। बड़े क्षेत्र में जो खेती की जाती है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सी है? तो इसमें रबी क्रॉप आपको देखने को मिलेगी, राइस अगेन खरीफ क्रॉप है, मिलेट खरीफ क्रॉप है, कॉटन खरीफ क्रॉप है, चना ग्राम आपको रबी क्रॉप के रूप में देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिग्यूमिनस क्रॉप। लिग्यूमिनस क्रॉप क्या होता है, इस चीज़ को समझना होगा। क्या मिलेट है, सीसम है, ज्वार है, पल्सेस है,